मनीष और रेखा आज अपना सारा सामान घर के ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट कर रहे थे और मनीष के पिता खड़े होकर सब देख रहे थे और खुद के सामान को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। किचन में से कोई भी चीज़ नहीं उठाने दे रहे थे और बड़ी बहू एक तरफ खड़ी हुई रोए जा रही थी। योगराज जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे सुभाष की मृत्यु हुए 3 साल बीत गए थे। सुभाष की पत्नी वंदना सिलाई का काम जानती थी। वह कुछ वक्त निकालकर थोड़ा बहुत सिलाई का काम करके खुद का और अपनी बेटी का खर्चा निकाल लिया करती थी। योगराज का एक छोटा बेटा मनीष और बहू रेखा थी। बड़ी बहू वंदना की एक बेटी थी नेहा, जो 8 साल की थी, जो अपने दादा की चहेती थी। वे उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उनकी एक ही पोती थी। छोटे बेटे मनीष के 2 बेटे थे, दोनों नेहा से छोटे थे। मनीष एक सरकारी नौकरी करता था, सुभाष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सब साथ ही रहते थे। योगराज जी खुद भी अकाउंट्स का काम करते थे। 2 साल पहले काम छोड़ चुके थे, बस बच्चों के साथ ही समय बिताया करते थे। लेकिन बड़े बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया था ताकि वह अपने घर खर्च में छोटे बेटे की मदद कर सके और उसका थोड़ा बोझ हल्का कर सके। पत्नी की मृत्यु भी 1 साल पहले हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद छोटे बेटे ने उन्हें काम करने से रोक दिया और कहा कि वह अपने पोते पोती के साथ ही समय बिताएं। दोनों बहुओं ने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा था। वंदना अपनी सिलाई के साथ घर की भी पूरी जिम्मेदारी निभाती थी, लेकिन रेखा थोड़ी दबंग थी। तीनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वंदना और रेखा मिलकर सारा काम निपटा लेती और वंदना अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती और बाहर के काम योगराज जी कर देते थे ताकि बहुओं को घर से बाहर ना जाना पड़े। और यह भी सोचते थे कि बुढ़ापे में उन्हें कोई बोझ ना समझे, इसलिए वे खाली नहीं बैठते। फिर भी रेखा बात बात पर अपने पति के अकेले कमाने का ताना दे दिया करती थी। खाना वह खुद ही बनाया करती थी और कभी कभी तो वंदना के लिए जानबूझकर खाना कम रखती थी और जितना होता वंदना उसी में संतोष कर लेती थी ताकि उसकी बेटी को भर पेट खाना मिलता रहे। कभी कभी तो वंदना ने यहाँ तक भी देखा कि जब रेखा बच्चों के लिए दूध गर्म करती थी तो नेहा को चाय दे देती, यह कहकर कि दूध खत्म हो गया है, तुम रात को पी लेना। यह सब देखकर उसका जी चलता था, पर मजबूर थी। पति नहीं था तो शिकायत भी किससे करती, सास भी नहीं रही थी। अगर नेहा कुछ मांगती तो वंदना उसे समझा बुझाकर शांत कर देती थी और वह कभी कभी रोते हुए सो जाती थी। लेकिन इन सब बातों का योगराज जी को पता नहीं चलता था, या फिर दोनों बहुएं पता नहीं चलने देती थी ताकि घर में किसी तरह वातावरण खराब ना होने पाए, इसलिए वह सह जाती थी। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती हैं। ऐसा ही हुआ। एक दिन की बात है कि रेखा सबके लिए नाश्ता बना रही थी। छुट्टी का दिन था। वंदना कपड़े धोने में व्यस्त थी और रेखा पराठे बना रही थी और उसके दोनों बेटे बैठकर नाश्ता कर रहे थे और नेहा भी आकर बैठ गई। बोली, चाची जी मुझे भी नाश्ता दीजिए, बहुत भूख लगी है। 5 मिनट रुक जाओ, तेरे भाई अभी खा रहे हैं, तुझे बाद में देती हूँ। वह इंतज़ार कर रही थी और रेखा प्लेट में 2 चपाती और सब्जी ले आई और नेहा को देकर बोली, ले जल्दी से खा ले। चाची जी आप मुझे पराठा बनाकर क्यों नहीं देती? अब जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं दूंगी। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। तुम अकेली नहीं हो खाने वाली, इस घर में और भी लोग हैं मुफ्त का खाने के लिए। पराठे खाने के लिए तेरा बाप घी का इंतज़ाम करके नहीं गया? एक कमाने वाला और 7 खाने वाले। चल खा ले। अच्छा तो चाची जी दूध ही दे दो, कल पिया था ना, आज है नहीं, कल पी लेना। अभी चाय बनाऊंगी तो चाय पी लेना। वैसे भी दूध पीकर क्या करना है तुझे? चाची जी रात को भी दूध नहीं दिया आपने, तो क्या हुआ? यहाँ कोई गाय भैंसे नहीं रख गया है तेरा बाप कि तेरे लिए 2 वक्त दूध पीना ज़रूरी है। लेकिन चाची जी दीपू और जीतू भी तो दूध पी रहे हैं, क्या मैं ही नहीं पी सकती? मेरे बेटों का मुकाबला करेगी? कहीं की राजकुमारी नहीं है तू? रेखा को पता नहीं था वह जो भी बोले जा रही है उसे कोई सुन भी सकता है।
अचानक उसके कानों में एक गर्जना पड़ी। क्या हो रहा है ये? कुछ शर्म करो। मनीष, ओ मनीष, कहाँ है तू? यहाँ आकर देख, इस बिन बाप की बच्ची के साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ बाबूजी? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हुआ क्या है? पूछ अपनी बीवी से कि ये नेहा के साथ कैसा सलूक कर रही है। रोज़ 4 किलो दूध आता है घर में और इस बच्ची के लिए चाय? मैं पूछता हूँ क्यों? बाबूजी, फिर भी थोड़ा आराम से बात कीजिए। वह आपकी बहू है। इस तरह बोलना आपको शोभा नहीं देता है। और बहू को ये शोभा देता है कि हम लोगों को मुफ्तखोर कहे। कौन है इस घर में जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है? बताओ, मैं हूँ या वंदना बहू, या फिर ये तुम्हारी भतीजी जिसका बाप तुम्हारा बड़ा भाई था? बाबूजी, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तुम्हारी बात? इस बच्ची को खाना मिलता है बाप की मौत के तानों के साथ, जैसे इसने अपने बाप को खुद मारा हो। देखो इसकी थाली को, और देखो जीतू और दीपू की थाली को। कोई फ़र्क नज़र आया? देखो, सब मेरे ही बच्चे हैं और खाने में इतना फ़र्क। ध्यान से देखो। याद है ना तुम्हें? यह वही नेहा है जिसके पैदा होने पर तुमने ही मिठाई बांटी थी कि मैं चाचा बन गया, और तुमने अपने भाई से कहा था, भैया इसे मैं आपसे भी ज़्यादा प्यार दूंगा। ये अपने पापा की नहीं, अपने चाचा की परी बनकर रहेगी। लो देखो परी का हाल, जो एक पराठे के लिए रो रही है। मैं अपनी पोती को और तरसने नहीं दूंगा। तुम लोग अपना सामान उठाओ और ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाओ। बहुत पराठे खा लिए हम लोगों ने तुम्हारी कमाई से। अब मैं खुद देख लूँगा कि अब इनको क्या खिलाना है। बाबूजी, आप ऐसा मत कीजिए। जो भी हुआ बैठकर बात करते हैं, ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अब हम एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं वंदना और नेहा को लेकर इस घर से चला जाता हूँ। नहीं बाबूजी, यह आपका घर है, आप कहीं नहीं जाओगे। अगर रेखा से कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की और हमें और खिलाने की। रेखा और मनीष दोनों बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन बाबूजी चुपचाप बैठ गए और थोड़ी देर रुक कर बोले, यह आज पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार देखा है, सुना है, कई बार सोचा ये वंदना से कह दूं कि नेहा को मेरे भरोसे छोड़कर अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचे, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाता हूँ कि बाप तो चला गया, कहीं उसकी माँ भी ना छीन जाए। यह सुनकर वंदना रोने लगी थी। उसे रोते देखकर बाबूजी बोले, रोती क्यों हो? इतना भी निष्ठुर नहीं हूँ कि इस बच्ची से उसकी माँ भी छीन लूँ। अभी मैं जिंदा हूँ। और हाँ मनीष, तुम अपना सामान उठाना शुरू करो। सबसे पहले किचन में से अपना सामान निकालो ताकि वंदना बहू नाश्ता बना सके। लेकिन बाबूजी, नाश्ता तो बना हुआ है, तो उसे भी उठाओ और ऊपर जाकर खाओ। रेखा और मनीष ने अपना सामान उठाना शुरू किया। वे दोनों जिस भी चीज़ को हाथ लगाते, बाबूजी कह देते कि यह उनकी पत्नी की चीज़ है, या फिर यह कह देते कि यह सुभाष की बनाई हुई चीज़ है। तो एक बार तो रेखा ने कह दिया कि क्या हमारी सास की रसोई में से मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता? नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इस घर की किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं होगा, और तुम्हारी बनाई या खरीदी हुई चीज़ें इस रसोई में मत छोड़ना। बाबूजी ने वंदना से कहा, वंदना बहू, आज से तुम्हें किसी की मोहताज होकर रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इस लायक हूँ, अभी भी मुझे अकाउंट्स का काम मिल रहा है और मैं आज से ही शुरू कर दूँगा, और तुम चाहो तो अपनी सिलाई का काम जारी रखो। उस दिन से बाबूजी ने दोबारा काम शुरू कर दिया और वंदना ने सिलाई के काम को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे 2 सिलाई मशीनें और 2 हेल्पर लड़कियां रख ली, और वह खुद कपड़ा कटिंग करके देती और फिर सिलाई करवाती। देखते देखते एक छोटा सा बुटीक घर में ही खुल गया। अच्छी आमदनी होने लगी और अब रेखा को अपने घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। एक दिन रेखा और मनीष दोनों बाबूजी के पास आए और माफ़ी मांगने लगे कि जो हुआ उसे भूलकर फिर से एक साथ रहना चाहते हैं। तो बाबूजी ने कहा, जो हुआ सो अच्छा हुआ, आप भी अपनी ज़िंदगी जियो और वंदना भी अपना घर संभाल लेगी। अगर उस दिन एक पराठा नेहा को दे दिया होता तो ये सब ना होता। आप लोग अपने घर में खुश रहो,
और इन माँ बेटी की चिंता करना छोड़ दो। अब वह आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, वह किसी के पराठे के मोहताज नहीं है। यह सुनकर के दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और वंदना भाभी से माफ़ी मांगने लगे। इस पर वंदना ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, मन पर कोई बोझ मत रखना। वह सब नहीं होता तो शायद आज भी मैं तुम्हारी रोटी की मोहताज ही होती। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है और मैं भी कमा सकती हूँ, इसलिए मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। अलग होकर भी हम साथ हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।